डियर स्टूडेंट्स, हम अब तक अनुबंधों के ठहराव और वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम आगे देखते हैं कि अनुबंध की विधि के आधार पर किस प्रकार के प्रस्ताव या अनुबंध होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें स्पष्ट अनुबंध। स्पष्ट अनुबंध का मतलब या मीनिंग हम उससे लगाते हैं जिसमें पक्षकार प्रस्ताव, स्वीकृति और अनुबंध की सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा तय करते हैं। यानी अनुबंध पक्षकारों द्वारा लिखित और मौखिक शब्दों में कार्य किया जाता है। ऐसे पक्षकार में अनुबंध की शर्तों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। इनमें पक्षकारों के अनुमान की संभावना का कोई स्थान नहीं होता है। यह पत्र लिखकर, आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर या मौखिक रूप से भी स्पष्ट अनुबंध किया जा सकता है। सेकंड इसमें आता है गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध में जब किसी प्रस्ताव में प्रस्ताव की स्वीकृति शब्दों या अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दी गई हो तो यह गर्भित विवक्षित अनुबंध कहलाता है। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अनुबंध पक्षकारों के आचरण में कार्यों से उत्पन्न होता है। पक्षकारों के आचरण एवं वातावरण की परिस्थितियों से ही ऐसे अनुबंध को हम निश्चित करते हैं। कानूनी विशेषज्ञ या गर्भित अनुबंध के संबंध में एक ही शब्दावली का उपयोग किया जाता है, जिसे अनकहा या अव्यक्त या मौन अनुबंध कहा जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुपयुक्त शब्दावली का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग इसे गर्भित के भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं, लेकिन गर्भित अनुबंध अव्यक्त अनुबंध समानार्थी ही शब्द है। अव्यक्त अनुबंध वह है जो पक्षकार के कार्यों या आचरण से ज्ञात किया जाता है या प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, यदि पक्षकारों के सतत आचरण या कार्यों से उनका अनुबंध करने का कोई इरादा नहीं होता है तो पक्षकारों के बीच अनुबंध अथवा अव्यक्त अनुबंध उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह से गर्भित अव्यक्त अनुबंध द्वारा जानबूझकर स्वेच्छा से ही किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध में यह एक वास्तविक अनुबंध नहीं है, बल्कि ये पक्षकारों या स्वेच्छा से या पक्षकारों द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता है। यह कानून द्वारा पक्षों पर थोपा जाता है। इसके लिए पक्षकार ना तो प्रस्ताव करते हैं और ना ही स्वीकृति देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इस अनुबंध के लक्षण विद्यमान नहीं होते हैं। यह अर्ध अनुबंध कानून द्वारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यह अनुबंध पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि पक्षकारों द्वारा कानून द्वारा समता के सिद्धांत के आधार पर पक्षकारों पर थोपा जाता है। किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खर्चे या क्षति पर धनी बनने के लिए किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि जो हमारा आधार था अनुबंध करने के विधि के आधार पर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं निष्पादन आधार पर अनुबंधों के प्रकार। इसमें पहले निष्पादित अनुबंध और सेकंड आपके हैं निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादित वो अनुबंध होते हैं जो पक्षकार अपने अधिकार और कर्तव्यों को पूरा कर लेते हैं, तो वो निष्पादित अनुबंध कहलाता है। इस तरह से किसी भी पक्षकार या दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध कोई भी अधिकार शेष नहीं रहता है। तो इसी तरह से निष्पादनीय अनुबंध होते हैं। निष्पादनीय अनुबंध में पहले से ही किया हुआ अनुबंध होता है, जिसमें सभी पक्षकार अपने अपने दायित्वों को पूरा करने का शेष रहता है। या दूसरे पक्ष शब्दों में हम ये कहें जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्वों का अभी तक पालन नहीं करते हैं या एक ने कर दिया है और दूसरे ने नहीं किया है, तो इसे निष्पादनीय अनुबंध कहा जाता है। तो ये टॉपिक में हमने वर्गीकरण देखा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रस्ताव तथा स्वीकृति। प्रस्ताव को प्रस्तावना भी कहते हैं, यानी प्रपोजल और ऑफर।
द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने या न करने के उद्देश्य से प्रकट करता है तो दूसरे व्यक्ति की सम्मति इस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में हो जाए तो उसे प्रस्ताव किया जा सकता है. When one person signifies to another willingness to do or not to do, abstain from doing anything, with a view obtaining the assent of the other to such act abstinence he is said make a proposal. तो इस तरह से स्पष्ट है कि एक प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा को प्रकट करता है और इसी इच्छा को प्रकट करने का उद्देश्य दूसरे पक्ष की सम्मति लेना होता है और या ठहराव करना होता है. तो इसमें जो प्रस्तावक है वो जो प्रस्ताव करता है वो प्रस्तावक कहलाता है और जो प्रस्ताव रखा जाता है वो प्रस्ताव ग्रहीता कहलाता है. अब हम देखते हैं प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद प्रस्तावक को वचनदाता या प्रोमिजर कहते हैं और जिसने इसको स्वीकार किया उसे प्रोमिजी या वचन ग्रहीता कहा जाता है. प्रस्ताव के लक्षण क्या होंगे? तो ये डेफिनेशन को पढ़ने से ही पता चलता है. कम से कम 2 पक्षकार होते हैं, केवल एक अकेला पक्षकार अपना अनुबंध नहीं कर सकता है. तो कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है. इसलिए कम से कम इसमें 2 पक्षकार होने चाहिए. ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए. किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए सेकंड इसमें आया है कि प्रस्ताव की विशेषता यह है कि किसी कार्य को करने का भी प्रस्ताव हो सकता है और किसी कार्य को नहीं करने का या निवृत्त रहने का प्रस्ताव भी हो सकता है. यानी प्रस्ताव जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है. दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना. प्रस्ताव तभी वैध मान जाता है जबकि प्रस्तावक रखने वाले प्रस्ताव की उस व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त करना हो जिसके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है. यदि प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है तो प्रस्तावक ही नहीं कहा जाएगा. तो प्रस्ताव की इच्छा या प्रस्ताव का निमंत्रण हो सकता है और जिसे भिन्न प्रस्ताव माना जा सकता है. नेक्स्ट है वैधानिक संबंध स्थापित करना. प्रस्ताव तभी वैध होता है जब प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करते हैं या इसका उद्देश्य यह है या उसकी भावना यह है. प्रस्ताव का संवहन. प्रस्ताव किया हुआ तभी माना जाता है जब संवहन हो गया हो. प्रस्ताव के संवहन का तात्पर्य प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति के होने से है जिसको प्रस्ताव किया गया है. इसी तरह से अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव के प्रकार क्या हैं. सबसे पहले देखते हैं प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, जिसको हम पढ़ चुके हैं, स्पष्ट प्रस्ताव या एक्सप्रेस ऑफर. इसमें मौखिक या वर्बली या रिटन रूप से प्रस्ताव किया जाता है. दूसरा इम्प्लाइड ऑफर. इसमें किसी अन्य व्यक्ति से किया गया आचरण जो है वो गर्भित प्रस्ताव कहलाता है. गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण एवं आधार व्यवहार से मामले को परिभाषाओं में व्यक्त किया जा सकता है. प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर. जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो वो विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है. विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा विशेष द्वारा दी जा सकती है जिसको कि प्रस्ताव किया गया है. दूसरा सामान्य या प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव. सामान्य प्रस्ताव जन प्रस्ताव या जनता के किसी वर्ग को किया जाता है. ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार के किसी एक भाग को जनता के लिए किया गया प्रस्ताव होता है. सामान्य प्रस्ताव को संसार का कोई भी व्यक्ति, जनता का विशिष्ट वर्ग या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार को कर सकता है. ऐसे स्वीकृति को सामान्यतः पूर्ण सूचना देना आवश्यक नहीं होता है. कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके अपनी स्वीकृति दे सकता है. अब हम देखते हैं कि विशिष्ट और साधारण प्रस्ताव में अंतर क्या है. तो सबसे पहले मीनिंग का ही अंतर होता है. विशिष्ट प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, जबकि साधारण जनता तथा जनता के किसी वर्ग के लिए किया जाने वाला प्रस्ताव है. साधारण प्रस्ताव जन प्रस्ताव में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है. स्वीकृति की विधि.
स्वीकृति। विशिष्ट प्रस्ताव में स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसे प्रस्ताव किया गया है, जबकि साधारण प्रस्ताव में जन प्रस्ताव में से किसी के भी द्वारा उसको स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृति की विधि। इसकी स्वीकृति की विधि स्पष्ट और गर्भित हो सकती है। किसकी? विशिष्ट प्रस्ताव की। और साधारण प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव के इच्छित कार्यों को पूरा करने के लिए की जा सकती है। अस्तित्व। विशिष्ट प्रस्ताव तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि प्रस्ताव द्वारा निर्धारित या उचित समय पर समाप्त नहीं हो जाता है, इसका खंडन नहीं कर दिया जाता है। इन अन्य कारणों से प्रस्ताव निरस्त नहीं हो पाता है। जबकि प्रस्ताव का साधारण प्रस्ताव में उसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कोई कार्य नहीं कर देता है अथवा प्रस्तावक उसका खंडन नहीं कर देता है। इसी तरह से प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर काउंटर ऑफर आता है। प्रति प्रस्ताव। जब एक ही व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के समान शर्तों सहित प्रस्ताव को एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्तावों को काउंटर ऑफर कहा जाता है। यह प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र एवं अपने एक दूसरे के समान होते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव को ठहराव को जन्म नहीं देते हैं। यहाँ दोनों व्यक्ति समान कार्य समान शर्तों पर करना चाहते हैं तो ये प्रस्ताव ही बने रहते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। सेकंड इसमें आता है स्थानापन्न प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को किसी अन्य परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है तो ऐसी स्वीकृति नहीं कहा जाती, इसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य शर्तों पर होती है तो उसे तथाकथित स्वीकृति को स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न स्वीकृति कहते हैं। तो ये हमने देखे कि प्रस्ताव के प्रकार क्या हैं। अब हम देखते हैं प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम क्या है। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम में सबसे पहली बात है प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। दूसरा, प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव की ग्रहती की सम्मति प्राप्त करना होना चाहिए। तीसरा, प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से होने चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट और गर्भित हो सकता है। प्रस्ताव विशिष्ट या साधारण हो सकता है। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव के संबंध में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। लूज या अस्पष्ट यानी जिनका कोई मीनिंग नहीं हो प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं माना जाता है। यदि अनुबंध का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो इसका अर्थ स्पष्ट करना संभव नहीं, ऐसा अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। प्रस्ताव को पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव का संवहन हो चुका हो। दूसरे शब्दों में प्रस्ताव को तभी किया हुआ मान लिया जाता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव के जानकारी के बिना जब कोई व्यक्ति स्वीकृति देता है तो ऐसी स्वीकृति नहीं मानी जाती है। इस संबंध में एक केस इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपको जब हम क्लास लेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है प्रस्ताव के संवर्धन का माध्यम कोई भी हो सकता है। प्रस्ताव के संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव का संवहन का माध्यम या तरीका किस तरीके से किया जाता है। प्रस्ताव का माध्यम का तरीका का कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व इस बात का है कि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसे प्रस्ताव किया गया है। यह किसी भाषा, लेख, आचरण प्रकार किसी प्रकार से भी किया जा सकता है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक, आमने सामने, टेलीफोन पर, टेलेक्स पर, तार, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, समाचार पत्र, विज्ञापन, ये इस तरीके से प्रस्ताव जो है वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का संबंध भी हो जाता है। प्रस्ताव वैध होने के लिए यह भी आवश्यक बात है कि प्रस्ताव की विशेष जो शर्तें हैं
वो भी प्रस्ताव के द्वारा ही बता देनी चाहिए। यदि प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद प्रस्ताव के शर्तों की जानकारी दी जाती है तो इसे स्वीकृतता पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं टेंडर अथवा स्थायी प्रस्ताव। टेंडर तथा स्थायी प्रस्ताव हो सकता है। टेंडर प्रस्ताव स्थायी प्रस्ताव दोनों में से किसी रूप में हो सकता है। जब हम टेंडर के निमंत्रण के प्रस्ताव और निविदा सूचनाएं को देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि टेंडर कोई प्रस्ताव है अथवा स्थायी प्रस्ताव। यदि निविदा सूचना में किसी निश्चित अवधि में खरीदी की जाने वाली मात्रा निश्चित कर दी गई हो तो ऐसी सूचना के उत्तर में प्राप्त टेंडर को प्रस्ताव कहा जाएगा। किसी टेंडर को स्वीकृति ही प्रस्ताव की स्वीकृति मान ली जाएगी तथा क्रेता और विक्रेता इसके बीच में अनुबंध हो जाएगा। किंतु यदि टेंडर के आमंत्रित करने की सूचना में खरीदी की जाने वाली अनुमानित मात्रा या राशि का उल्लेख किया जाता है तो माल आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे जाने का संकेत होता है। ऐसी सूचना उत्तर में टेंडर को स्थायी प्रस्ताव अथवा चालू प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे टेंडर को स्वीकार करने के माध्यम से ही पक्षकारों के बीच अनुबंध का निर्माण नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब जब माल की पूर्ति का आदेश दिया जाता है तब तब अनुबंध का जन्म होता है। टेंडर देने वाले चालू प्रस्ताव स्थायी प्रस्ताव को माल खरीदने के आगामी आदेश से पूर्व किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार के स्थायी प्रस्ताव प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आगे आदेश देने के बाध्य नहीं होता है। इसके बाद इसी में लास्ट आता है प्रस्ताव दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरा पक्षकार उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए। इसी प्रकार प्रस्ताव में कोई शर्त भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके पालन न करने से प्रस्ताव की स्वीकृति प्रभावित हो जाए। यदि प्रस्ताव में कोई शर्त या बात लिखी है तो ऐसी बात या शर्त का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव में दो चीज़ होती हैं, इंटेंशन टू पुट है प्रपोजल और इन्विटेशन टू ऑर्डर, यानी प्रस्ताव करने की इच्छा और प्रस्ताव का निमंत्रण। दोनों चीज़ों में अंतर है। प्रस्ताव करने की इच्छा अगर आप कर लेते हैं और प्रस्ताव नहीं करते हैं तो वो कोई भी आपका प्रस्ताव नहीं कहलाता है। प्रस्ताव का निमंत्रण, जैसे मैंने टेंडर के बारे में बताया था, उस टेंडर के अकॉर्डिंग ही इस तरह से प्रस्ताव का इन्विटेशन दिया जाता है। प्रस्ताव के निमंत्रण में व्यवहार के लिए निमंत्रण को ही नाम दिया जाता है। प्रस्ताव के निमंत्रण में उसका उद्देश्य, ठहराव का निर्माण और दायित्व, जिसमें हम कैटलॉग ले सकते हैं, प्राइस लिस्ट ले सकते हैं, मेन्यू कार्ड ले सकते हैं, विक्रय विज्ञापन ले सकते हैं, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, बीमा का विज्ञापन या एजेंट द्वारा प्रेरणा हो सकती है, लोकवाहक की समय सारणी हो सकती है, रिक्त पदों के लिए आवेदन की सूचना हो सकती है, नीलामी विज्ञापन हो सकते हैं। ये है प्रस्ताव के निमंत्रण। अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव की स्वीकृति या प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव की प्रति अपनी सम्मति प्रकट कर देता है तो इसे स्वीकृत प्रस्ताव माना जाता है। द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. इन परिस्थितियों के हिसाब से हम स्वीकृति किसी भी प्रस्ताव पर सम्मति प्राप्त करने से होती है। प्रस्ताव ग्रहीता को सम्मति किसी भी प्रकार, गर्भित, लिखित, मौखिक, सांकेतिक किसी भी रूप में हो, वो प्रकट कर सकता है जब तक कि प्रस्ताव में किसी विशेष रीति की सम्मति देने के लिए नहीं लिखा गया हो। यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि स्वीकृति कौन दे सकता है, हु मे एक्सेप्ट। विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में उसी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी जिसे प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति नहीं दे सकता। सामान्य या सामान्य प्रस्ताव की दशा में साधारण प्रस्ताव या समस्त जनता के विश्व के समक्ष में किया गया प्रस्ताव है।
ऐसे प्रस्ताव को उस जनता में कोई भी व्यक्ति ऐसी स्वीकृति प्रस्ताव को शर्तों को पालन करके दी जा सकती है। स्वीकृति का अभाव क्या होगा? प्रस्ताव स्वीकृति के अभाव हो जाने के बाद प्रस्ताव बन जाती है, और किंतु जब तक स्वीकृति नहीं जाती प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। वह एक तरह का बिना प्रस्ताव या स्वीकृति देने का प्रभावहीन या अक्षम या शक्तिहीन कहा जाता है। जब तक अलग अलग रहते हैं ठहराव का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रोफेसर विलियम एंसन ने कहा है कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद के लिए गाड़ी की जलती हुई दिया सिलाई का है। इसी के परिणाम कुछ ऐसा होता है जिसे पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि स्वीकृति होना जरूरी क्या है या स्वीकृति संबंधी नियम क्या है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि प्रस्ताव क्या है और प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधी नियम क्या है।